नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिराग जैन और JLCIS में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की रियासतें। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की रियासतों से प्रश्न बनेंगे। मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः 6 रियासतों में बांटा गया है, लेकिन हम यदि बात करें सबसे प्रमुख रियासत या जिससे प्रश्न बन सकते हैं उसमें से एक प्रमुख है आपकी गोंडवाना रियासत, मध्य प्रदेश की रियासतों के अंतर्गत। तो हम गोंडवाना रियासत के बारे में आज अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे गोंडवाना रियासत की कौन सी उपलब्धियां थीं या उनका साहित्य सृजन क्या था, या गोंडवाना रियासत का हमें वर्णन किस साहित्य से मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है। साथ ही साथ गोंडवाना रियासत के कौन से राजा थे या कौन सी नायिका या रानी थीं जिन्होंने क्या किया था, गोंडवाना रियासत के समृद्धि में अपना हाथ बढ़ाया था या हाथ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो गोंडवाना रियासत। अब गोंडवाना शब्द आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश का जो आपका कौन सा एरिया है, जबलपुर, महाकौशल वाला और बघेलखंड वाला जो एरिया है वो गोंडवाना। गोंडवाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध होता है, आपके किसके लिए, कोयला के लिए। ठीक है दोस्तों, तो गोंडवाना रियासत गोंड के ऊपर जो गोंड शासक थे या गोंड वंश था उसके ऊपर उसका नाम पड़ा है क्या, गोंडवाना रियासत। ठीक है, तो सबसे पहले रामनगर का संस्कृत अभिलेख या रामनगर का संस्कृत लेख। ठीक है दोस्तों, यह 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, रामनगर का संस्कृत लेख। तो हमें इसके बारे में अध्ययन करना होगा। 3 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले गोंड वंश की राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है ना, तो गोंड वंश का सर्वप्रथम उल्लेख यदि किसी अभिलेख में या लिखित रूप में मिलता है तो वह किससे मिलता है, हमें रामनगर के संस्कृत लेख से। ठीक है दोस्तों, रामनगर के संस्कृत लेख से हमें गोंडवाना रियासत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यादव राय से लेकर हृदय साय तक के 54 शासकों का उल्लेख इसमें हमें मिलता है। तो जो प्रारंभिक शासक रहे हैं यादव राय से लेकर हृदय साय, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, उन तक का जो उल्लेख है, मतलब इसके बीच में कितने राजा हुए हैं, लगभग 54। ठीक है ना, 54 शासकों का उल्लेख हमें इस रामनगर अभिलेख से या संस्कृत लेख से मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसका उत्कीर्णन कब करवाया गया, तो 1667 में हृदय साय द्वारा इसका उत्कीर्णन या हृदय साय द्वारा इसको लिखवाया गया। ठीक है ना, तो हृदय साय द्वारा 1667 में इसको लिखवाया गया, जिसमें उन्होंने अपनी वंशावली क्या है, वंशावली का वर्णन किया है। तो उनसे लेके और इसके पहले जो यादव राय, जो इनके पूर्वज हुए हैं, सर्वाधिक प्राचीन राजाओं में से एक हैं, उसके मध्य के 54 शासकों का उल्लेख हमें रामनगर के संस्कृत अभिलेख में मिलता है। रामनगर गोंडवाना रियासत की में एक जगह है, ठीक है ना, प्रमुख जगह है। तो रामनगर एक स्थान है और किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में। तो रामनगर के संस्कृत लेख से हमें क्या मिलता है, सबसे पहले जो गोंड वंश है उसकी राजनीतिक सत्ता, यानी इससे हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या मिल रहा है, उनकी राजनीतिक वंशावली कि किस वर्ष में या किस सन में किस राजा द्वारा गोंड वंश पर शासन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो गोंड वंश की राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस में मिलता है, आपका रामनगर संस्कृत लेख में। अब इसके बाद यादव राय से लेकर हृदय साय तक के मध्य कितने 54 शासक। ठीक है ना, तो 54 शासक, यादव राय से लेकर हृदय साय तक के मध्य कितने शासक हुए, 54 शासकों का उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा यदि इसकी उत्कीर्णन की बात की जाए तो 1667 में हृदय साय द्वारा इसका उत्कीर्णन करवाया गया। इस तरीके से हम 3 मार्क्स में रामनगर का संस्कृत अभिलेख बता सकते हैं। प्री में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, रामनगर का संस्कृत अभिलेख किस वंश की वंशावली दर्शाता है या किस वंश की राजनीतिक सत्ता का वर्णन करता है। तो हमें बताना होगा कि यह किस वंश की, गोंडवाना वंश से, या फिर गोंडवाना वंश के विभिन्न राजाओं का वर्णन दे सकते हैं और वह पूछ सकते हैं कि किसके शासन काल में यह अभिलेख उत्कीर्ण किया गया। तो हमें बताना होगा कि हृदय साय के शासन काल में रामनगर का संस्कृत अभिलेख उत्कीर्णन करवाया गया। ठीक है, अब यदि
आपके गोंडवाना वंश की स्थापना की बात की जाए तो जोध सिंह पटेल के पुत्र यादव राय। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रामनगर संस्कृत अभिलेख में हमें किसका वर्णन मिलता है, आपके यादव राय से लेके हृदय सहाय तक, ठीक है ना। तो जोध सिंह पटेल के पुत्र यादव राय ने गोंडवाना वंश की स्थापना की। किसने की? यादव राय ने। तो हमें बताना होगा यादव राय ने। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना वंश की स्थापना किसने की? जोध सिंह पटेल के पुत्र यादव राय ने। अब यदि यादव राय 3 मार्क्स में आते हैं, इनके आने की संभावना क्यों है? क्योंकि यह सर्वाधिक प्राचीन राजा हैं या संस्थापक राजा हैं, ठीक है। तो यादव राय के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले गोंड वंश के संस्थापक, सबसे पहली लाइन हमें क्या लिखनी है? गोंड वंश या गोंडवाना वंश के संस्थापक कौन है? आपके यादव राय, ठीक है दोस्तों। माफ कीजिए। फिर इनके यदि जन्म की बात की जाए तो सेहल गांव, ठीक है ना। यदि इनके जन्म की बात की जाए तो कहाँ हुआ इनका जन्म? सेहल गांव में। तो हमें याद रखना है गोंड वंश के संस्थापक कौन है? यादव राय, जिनका जन्म कहाँ हुआ? सेहल गांव। अब पिता की बात की जाए तो इनके पिता कौन थे? जोध सिंह पटेल, और रत्नावली इनकी पत्नी थी। इनके पिता की बात की जाए तो जोध सिंह पटेल और रत्नावली इनकी पत्नी थी। और यदि इनके उत्तराधिकारी की बात की जाए, मीन्स इनके पुत्र कौन थे? तो खरजी, ठीक है ना। यह भी एक गोंडवाना वंश के प्रमुख राजा थे। तो उत्तराधिकारी कौन था? खरजी। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यादव राय गोंड वंश के संस्थापक पुरुष थे या संस्थापक राजा थे। इसके अलावा इनका जन्म सेहल गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जोध सिंह पटेल, रत्नावली पत्नी थी और उत्तराधिकारी खरजी। अब इनकी कुछ यदि हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने अधिकांश इनका क्या दिया है? व्यक्तिगत परिचय दिया है। कारण क्या रहा है कि यह पुराने शासक होने के कारण इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है कि इन्होंने किस तरीके की शासन व्यवस्था स्थापित की, इनका राज्य कहाँ कहाँ तक स्थापित था या फिर और कुछ। तो इसलिए हमें चाहिए कि अब यदि 3 मार्क्स में आता है तो हम व्यक्तिगत जानकारी के माध्यम से ही अपने आंसर को पूरा करें। तो हम व्यक्तिगत जानकारी दे रहे हैं कि इनका उत्तराधिकारी खरजी हुआ है, पिता जोध सिंह पटेल थे और रत्नावली पत्नी थी। और सबसे मेन चीज क्या है कि गोंड वंश के है संस्थापक राजा थे। इस तरीके से हम यादव राय के बारे में बता सकते हैं। 3 मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है आपके यादव राय जी, ठीक है दोस्तों। तो हम इनके बारे में बता देंगे। अब अगला टर्म है आपका मासिर ए महमूद शाही, ठीक है ना। मासिर ए महमूद शाही 3 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, मासिर ए महमूद शाही। अब यह क्यों प्रसिद्ध है या किस लिए महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। सबसे पहले शिहाब हकीम, ठीक है ना। इसको लिखा किसने है? शिहाब हकीम ने। इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। शिहाब हकीम, ठीक है। शिहाब हकीम इसके लेखक हैं। इसके अलावा मालवा के सुल्तान महमूद शाह के सैन्य अधिकारी, ठीक है ना। मालवा के सुल्तान महमूद शाह के सैन्य अधिकारी द्वारा राय चीता जो अमरेल के शासक को पराजित करने का वर्णन हमें मासिर ए महमूद शाही में मिलता है। तो सबसे पहले शिहाब हकीम हम लेखक बता देंगे कि इसके लेखक कौन है? शिहाब हकीम। अब मालवा के सुल्तान जो थे महमूद शाह, उनके सैन्य अधिकारी थे जो उनके द्वारा किसको पराजित किया गया है? राय चीता, जो कि कहाँ के शासक थे? अमरेल, ठीक है ना। अमरेल के शासक थे, उनको पराजित करने का वर्णन मिलता है 1467 में, ठीक है दोस्तों, 1467 ईस्वी में, ठीक है। जो मालवा के सुल्तान थे महमूद शाह, देखिए माशिर महमूद शाही लिख रहे हैं तो महमूद शाह क्या थे? सुल्तान थे, ठीक है ना। मतलब इनके बारे में लिखा जा रहा है, लिखा किसने है? शिहाब हकीम ने। अब इनके जो सैन्य अधिकारी थे राय चीता, उन्होंने क्या किया? अमरेल के जो शासक थे, कहीं ना कहीं इनका संबंध किससे था? गोंडवाना रियासत से। तो इनको पराजित करने का वर्णन हमें मिलता है, इसलिए हम मासिर ए महमूद शाही को पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मालवा के सुल्तान महमूद शाह के सैन्य अधिकारी द्वारा राय चीता जो अमरेल के शासक को पराजित करने का वर्णन हमें 1467 ईस्वी में मिलता है, इसलिए हम मासिर ए महमूद शाही को पढ़ते हैं या इनका महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मासिर ए महमूद शाही हमें याद रखना है, प्री में भी
पूछा जा सकता है, ठीक है ना, प्री में पूछा जा सकता है माशिर महमूद शाही किसकी रचना है, तो हमें बता देना है शिहाब हकीम की माशिर महमूद शाही रचना है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, मालवा के सुल्तान आपके महमूद शाह के सैन्य अधिकारी थे, उनके द्वारा क्या किया गया, राय चीता जो अमरेल के शासक थे उनको पराजित करने का वर्णन हमें माशिर महमूद शाही में मिलता है। अब बात करते हैं अर्जुन दास, ठीक है दोस्तों। अर्जुन दास जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं, 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपसे बाकायदा। अर्जुन दास, तो सबसे पहले इनका कालखंड हमें याद रखना होगा, 1500 से लेके 1510 ईस्वी तक अर्जुन दास का काल रहा, ठीक है ना, अर्जुन दास। इसके अलावा 1500 ईस्वी में गद्दी पर बैठा पुत्र अमान दास द्वारा विद्रोह गुरु नानक देशाटन करते हुए पधारे, ठीक है ना, 1500 ईस्वी में है गद्दी पर बैठे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, यह है 1500 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अब बात की जाए इनके पुत्र कौन थे, अमान दास द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया गया, ठीक है। इनके शासनकाल में इनके जो पुत्र थे अमान दास, अर्जुन दास के पुत्र, इनके द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया गया। फिर इसके अलावा एक पॉइंट है कि गुरु नानक देशाटन करते हुए पधारे, गुरु नानक द्वारा क्या किया गया, देश का 3 बार देशाटन किया गया। गुरु नानक जी थे भाई क्या करते थे, अपनी उदासियों के माध्यम से क्या करते थे, देश का भ्रमण करते थे, वह देश की जनता को उपदेश देते थे, देश की परिस्थितियों का क्या करते थे, स्वयं आकलन करते थे कि देश में किस तरीके का वातावरण चल रहा है, किस तरीके से सांप्रदायिकता या मुस्लिम अत्याचार चल रहे हैं, या कुछ भी जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके अत्याचार चल रहे हैं, जो कुछ भी था, तो वह क्या करते थे, देशाटन करते थे। तो इनके शासनकाल के दौरान गुरु नानक जी इनके राज्य में पधारे, तो ठीक है ना, तो इन्हीं के शासनकाल में गुरु नानक देशाटन करते हुए पधारे, ठीक है ना, अर्जुन दास के। फिर पुत्र अमान दास द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, पहले पुत्र द्वारा क्या किया गया, इनका विद्रोह, और पुत्र अमान दास द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है ना, पुत्र अमान दास। और अमान दास या आमर दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की, ठीक है ना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शख्सियत इसमें 2 हैं, ठीक है ना, एक आपके रानी दुर्गावती और इसके अलावा आपके कौन है, आमर दास, संग्राम दास या अमान दास। देखिए 3 टर्मिनोलॉजी चलेंगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अमान दास, आमर दास या आपका संग्राम शाह, ठीक है ना। अमान दास या आमर दास इनका मूल नाम था, इसके अलावा संग्राम शाह की इन्होंने उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है कि 1500 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, पुत्र अमान दास द्वारा विद्रोह, ठीक है दोस्तों, पुत्र अमान दास द्वारा विद्रोह किया गया, गुरु नानक देशाटन करते हुए पधारे, पुत्र अमान दास जिन्होंने विद्रोह किया था इन्होंने इनकी हत्या कर दी, और इसके बाद स्वयं अमान दास या आमर दास संग्राम शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर आरूढ़ हुए, ठीक है ना। तो हमें अर्जुन दास जी के बारे में याद रखना है, 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपके संग्राम शाह। आपके संग्राम शाह, ठीक है दोस्तों, संग्राम शाह। तो संग्राम शाह की यदि बात की जाए तो हम जैसे बता चुके हैं कि अपने पिता की हत्या करके यह क्या हुए, सिंहासन हुए, ठीक है ना, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। अब इसके बाद इनकी यदि राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए, बाकायदा 11 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 5 में भी और 11 में भी, ठीक है दोस्तों। तो हमें यह याद रखना है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 व्यक्तियों में से आपकी रानी दुर्गावती और संग्राम शाह हैं, इन्हें हमें अच्छे से तैयार करना है। तो इनकी यदि राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो सबसे पहले सफल कूटनीतिक और विशाल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की, ठीक है ना। सबसे पहले क्या थे, कूटनीतिक थे, जिस तरीके से इन्होंने कमजोर होते हुए शासन को देखते हुए अपने पिता की हत्या कर दी, कहीं ना कहीं इनकी कूटनीति दर्शाती है। इसके अलावा विशाल साम्राज्य, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इनका साम्राज्य था उसका विस्तार किया, ठीक है ना, उसका विस्तार किया, उसका चहुमुखी विस्तार किया।
फिर इब्राहिम लोधी से कृपा प्राप्त की। यह किसके समकालीन थे? इब्राहिम लोधी के, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोधी से कई बार व्यक्तिगत रूप से भेंट की, उनके लिए नजराना पेश किया, उनके लिए खिदमत पेश की, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, जो इब्राहिम लोधी थे उन्होंने कभी भी इनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं किया, ठीक है ना। एक तरीके से उन्होंने कूटनीति स्थापित की, ठीक है। फिर इसके अलावा गुजरात के शासक बहादुर शाह को इन्होंने सहायता दी और बघेल शासक वीर सिंह देव के साथ मधुर संबंध थे। जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उनको इन्होंने क्या दी, सहायता प्रदान की, ठीक है ना। मतलब आसपास के जो राजाएं थे उनके साथ भी इन्होंने बहुत ही अच्छे संबंध स्थापित किए, जिससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं यह छोटे राज्यों का जब भी अधिग्रहण करते थे तो उससे क्या होता था, जो बड़े राजा आसपास के क्षेत्र संबंधित होते थे वह इनके खिलाफ विद्रोह नहीं करते थे, या इनकी क्या नहीं करते थे, इनके खिलाफ किसी भी तरीके का विरोध मतलब प्रदर्शित नहीं करते थे। इसके अलावा इन्हीं के समकालीन क्या थे, बघेल शासक वीर सिंह देव, इनके साथ इनके क्या थे, मधुर संबंध थे, ठीक है ना। वीर सिंह जी देव थे और बघेल शासक और गोंडवाना रियासत, यह लगी हुई सीमा थी इनका, ठीक है ना। तो उनके साथ भी इन्होंने क्या किया, मधुर संबंध स्थापित किए, ठीक है दोस्तों। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह को सहायता तथा बघेल शासक वीर सिंह देव, यह देखिए अब प्री में प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि संग्राम शाह किसके समकालीन थे, बघेल शासक किसके समकालीन थी, तो हमें याद रखना होगा बघेल शासक वीर सिंह देव के है समकालीन थे। साथ ही साथ यह भी पूछा जा सकता है कि यह दिल्ली सल्तनत में किसके समकालीन थे, तो हमें याद रखना होगा इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। प्रश्न इस तरीके से भी बनते हैं, ठीक है ना। तो हमें यह भी याद रखना होगा सबसे पहले इब्राहिम लोधी से कृपा प्राप्त की, ठीक है ना, मतलब इनके समकालीन थे। इसके अलावा गुजरात के शासक बहादुर शाह से सहायता और बघेल शासक वीर सिंह देव के साथ इनके मधुर संबंध थे। अब बात की जाए इनके उल्लेख की, ठीक है ना, कि इनका वर्णन हमें कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, इनका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले जब हमने रामनगर का शिलालेख पढ़ा था, संस्कृत अभिलेख पढ़ा था, उसमें देखा था कि यादव राय से लेकर हृदय साय तक के या संग्राम साय तक के क्या मिलता है हमें, संग्राम साय तक के क्या मिलता है, उनका वर्णन मिलता है। तो रामनगर शिलालेख, इसके अलावा रस रत्नमाला और गणेश नववर्णम, ठीक है ना, रस रत्नमाला, ठीक है, रस रत्नमाला और गणेश नववर्णम, ठीक है ना, इन साक्ष्यों से हमें इनका उल्लेख मिलता है। तो हमें लिखना होगा कि रामनगर अभिलेख, रस रत्नमाला तथा गणेश नववर्णन के माध्यम से हमें इनकी राजनीतिक उपलब्धियां तथा साथ ही साथ इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो हम बता देंगे रामनगर शिलालेख, रस रत्नमाला और गणेश नववर्णम। फिर राज्य विस्तार, ठीक है ना। अब इनका राज्य विस्तार की यदि बात की जाए कि इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक किया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 5 मार्क्स में अकेला आपसे राज्य विस्तार भी पूछ सकते हैं कि संग्राम शाह का हमें क्या बताइए, आप राज्य विस्तार बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने 52 गढ़ों की स्थापना की। गढ़ मतलब एक तरीके से किले, ठीक है ना। यह छोटे छोटे गढ़ी या किले बनाते थे, उसके माध्यम से क्या करते थे, अपने राज्य का विस्तार करते थे। मतलब जिस क्षेत्र में इनकी गढ़ी स्थापित है वहां पर इनका राज्य है या इनके राज्य की सीमा वहां तक है। तो इन्होंने 52 गढ़, ठीक है ना, 52 गढ़ों की स्थापना की। सबसे पहले हम क्या बता देंगे, इन्होंने 52 गढ़ों की स्थापना की, ठीक है ना। राज्य विस्तार क्या है, इन्होंने 52 गढ़ों की स्थापना की, जिसका वर्णन हमें कहां से मिलता है, सबसे पहले रामनगर शिलालेख और गणेश नववर्णम, ठीक है ना। रामनगर शिलालेख और गणेश नववर्णम ग्रंथ से हमें क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। देखिए गोंडवाना रियासत यदि आती है तो हमें रामनगर शिलालेख और गणेश नववर्णम का हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि अधिकांश जानकारी हमें यदि अभिलेख के माध्यम से बात की जाए रामनगर शिलालेख, इसके अलावा यदि किसी ग्रंथ के माध्यम से बात की जाए तो गणेश नववर्णम से मिलती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ प्री में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गणेश नववर्णम में किस वंश की वंशावली या किस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो हमें याद रखना होगा गोंडवाना रियासत, ठीक है दोस्तों। अब 52 गढ़ों की स्थापना की, जिसमें रामनगर शिलालेख और गणेश नववर्णम। अब बात की जाए इनके राज्य विस्तार की कि इन्होंने राज कहां तक किया, ठीक है ना। तो उत्तर में पढ़ना से लेकर, ठीक है ना, उत्तर में पढ़ना नामक एक जगह थी, वहां से लेकर बिलासपुर पूर्व, ठीक है ना, यह आपका छत्तीसगढ़ में जो
बिलासपुर आता है, ठीक है ना। एक इनकी यह थी रियासत। पश्चिम में मकड़ई हरदा, ठीक है ना, हरदा जो है मकड़ई का किला आपने सभी ने सुना होगा, और दक्षिण में चांदा जिला महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो यह इनका, ठीक है ना, उत्तर में पढ़ना से लेकर बिलासपुर पूर्व और पश्चिम में मकड़ई से लेकर दक्षिण में चांदा तक इनका राज्य विस्तार था। इस तरीके से हम बता सकते हैं। यदि आपका आ जाए तो आप पूरा मैप बनाकर, इस तरीके से पूरा मैप बनाकर आप बता सकते हैं कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है ना। मकड़ई से लेकर यहाँ चांदा से लेकर, इस तरीके से आप उनका पूरा बता सकते हैं कि पश्चिम में ऐसा और नीचे यहाँ से लेके ऐसा तिकोना सा आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यह इनका क्षेत्र था, ठीक है। थोड़ा सा नीचे मध्य प्रदेश के नीचे बताना है क्योंकि चांदा जिला, ठीक है ना, महाराष्ट्र का। तो ऐसा तत्कालीन बता सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनका राज्य विस्तार बता सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या बताना है कि इन्होंने 52 गढ़ों की स्थापना की, ठीक है ना। 52 गढ़ों की स्थापना इन्होंने की, ठीक है, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, रामनगर शिलालेख और गणेश नव परिणाम में। और हम बता देंगे कि कहाँ, उत्तर में पटना से लेकर बिलासपुर पूर्व और पश्चिम में मकड़ई हरदा से लेकर दक्षिण चांदा जिला या महाराष्ट्र तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है दोस्तों। अब यदि स्थापत्य की बात की जाए, ठीक है, 11 मार्क्स में बिल्कुल इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो हम सब कुछ बता देंगे। स्थापत्य की यदि इनकी बात की जाए कि इन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या किया या कौन से स्थापत्य किए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ा था, इन्होंने 52 गढ़ों की स्थापना की, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे चौरागढ़, ठीक है ना, उन्हीं 52 गढ़ों में से एक था प्रमुख चौरागढ़, जो कहाँ पर स्थित है, नरसिंहपुर। अब यहाँ पर प्री से प्रश्न बनते हैं, ठीक है दोस्तों। सीधा प्री से प्रश्न बनेंगे, चौरागढ़ किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो हमें याद रखना होगा चौरागढ़ नरसिंहपुर में स्थित है। चौरागढ़ कहाँ पर स्थित है, नरसिंहपुर। इसके अलावा सिंगौरगढ़ या संग्रामपुर, ठीक है, दमोह में स्थित है। सभी ने पढ़ा होगा पुरातात्विक भू पुरातात्विक संग्रहालय, ठीक है ना। तो सिंगौरगढ़ संग्रामपुर में क्या है, कौन से जिले में स्थित है, दमोह में, ठीक है। तो सिंगौरगढ़ या संग्रामपुर दमोह में स्थित है। इसके अलावा मदन महल गढ़ा के निकट है, ठीक है ना, मदन महल गढ़ा के निकट है। इसके अलावा संग्राम सागर सरोवर तथा बाजना मठ गढ़ा, ठीक है ना, बाजना मठ। तो प्री में प्रश्न पूछा जा सकता है, बाजना मठ का निर्माण किसने करवाया, तो हम बता देंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया, संग्राम शाह ने, ठीक है ना। बाजना मठ गढ़ा, इसके अलावा मदन महल गढ़ा और संग्राम सागर सरोवर, संग्राम सागर या सरोवर, ठीक है ना, संग्राम सागर या सरोवर। इसके अलावा प्रमुख किलों की बात की जाए गढ़ की, तो चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर, सिंग्रामगढ़ या सिंगौरगढ़ दमोह में है। मदन महल में आपको बता ही चुका हूँ। इस तरीके से बाजना मठ गढ़ा, ठीक है ना, गढ़ा एक जगह है वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा, ठीक है, इनका स्थापत्य बाकायदा 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि आप अधिवत संग्राम शाह का नहीं पूछते तो गोंडवाना रियासत का पूछ सकते हैं। तो आपको कम से कम 8-10 नाम याद रहने चाहिए कि आप उसके बारे में बता पाए। इसके अलावा लिपि और मुद्राएं, ठीक है ना, इन्होंने कौन सी लिपि या कौन सी मुद्राएं जारी की थी, उन मुद्राओं पर किस लिपि का प्रयोग किया था, ठीक है ना, मुद्राएं किस तरीके की थी, उसमें किस धातु का प्रयोग किया गया और किस तरीके की उस पर लिपि का किया गया। सबसे पहले सोने चांदी और तांबे के सिक्के, ठीक है ना, इन्होंने सोने से लेकर चांदी और तांबे तक के सिक्के जारी किए, ठीक है ना, सोना चांदी और तांबे के सिक्के। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि जो सोने के सिक्के थे उस पर इनको पुलस्त्यवंशी कहा गया, ठीक है ना, इस पर इनको क्या कहा गया, पुलस्त्यवंशी। तो प्री से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुलस्त्यवंशी किसे कहा गया है, तो हम बता देंगे कि संग्राम शाह को पुलस्त्यवंशी कहा गया है, ठीक है ना। पुलस्त्यवंशी किसे कहा गया है, संग्राम शाह। तो हम बता देंगे कि पुलस्त्यवंशी किसे कहा गया है, संग्राम शाह। ठीक है दोस्तों, तो संग्राम शाह को क्या कहा गया है, पुलस्त्यवंशी। तो सोने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, जिसमें जो सोने के सिक्के होते थे उसमें इनको क्या कहा गया है, पुलस्त्यवंशी, ठीक है। अब यदि लिपि की बात की जाए कि इन्होंने अपने सिक्कों पर किस तरीके की लिपि या किस भाषा का प्रयोग किया है, सबसे पहले देवनागरी यानी हमारी हिंदी लिपि और तेलुगु लिपि, ठीक है ना, तेलुगु, ठीक है, इन्होंने किस तेलुगु लिपि की बात की है, ठीक है। तो हमें याद रखना होगा तेलुगु लिपि और आपकी देवनागरी लिपि इन्होंने सिक्कों पर
अपने क्या किया है, वर्णित किया है। तो हम बता देंगे कि सोने के सिक्के पर इनको कहा गया है पुलस्त्यवंशी, तो संग्राम सहाय को पुलस्त्यवंशी कहा गया है। इसके अलावा इनकी लिपि की बात की जाए तो देवनागरी लिपि और तेलुगु लिपि इनके सिक्कों पर अंकित है। ठीक है दोस्तों। अब की जाए इनके साहित्य की बात। ठीक है दोस्तों, कि साहित्य में इन्होंने क्या किया है। अब यदि इनके साहित्य की बात की जाती है तो सबसे पहले संस्कृत भाषा के विद्वान, क्या है, संस्कृत भाषा के विद्वान थे यह। इसके अलावा इन्होंने स्वयं क्या लिखा, रस रत्नमाला। जब हम पढ़ रहे थे कि इनका उल्लेख किसमें मिलता है, हमें रस रत्नमाला में, तो अब हम बता सकते हैं कि रस रत्नमाला की रचना किसने की। प्री में बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है रस रत्नमाला। ठीक है ना, तो हम बता देंगे कि रस रत्नमाला किसने रचना की, आपके संग्राम साह ने। तो संस्कृत भाषा के विद्वान थे, रस रत्नमाला लिखी। इसके अलावा जिसमें इनको क्या मिलता है, हमें राजनीतिक और साहित्यिक वर्णन मिलता है। इन्होंने रस रत्नमाला लिखी है, इसमें हमें क्या मिलता है, राजनीतिक और इनके साहित्यिक वर्णन दोनों ही मिलता है। ठीक है ना। इसकी यदि भाषा की जाए तो रस रत्नमाला किसमें लिखी है, संस्कृत में। ठीक है, इस तरीके से हम बता देंगे कि रस रत्नमाला एक संस्कृत का प्रमुख ग्रंथ है जिसकी भाषा संस्कृत है या जिसको संस्कृत में लिखा गया है। इसके अलावा इसके रचनाकार कौन है, आपके संग्राम साह, जिसमें हमें उनकी राजनीतिक तथा साहित्यिक क्या मिलता है, उनके साहित्यिक ज्ञान का वर्णन, राजनीतिक विजयों तथा साथ ही साथ साहित्यिक ज्ञान का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। तो रस रत्नमाला लिखा। इसके अलावा दामोदर ठाकुर को इन्होंने संरक्षण दिया। दामोदर ठाकुर नाम के एक प्रमुख क्या थे, साहित्यकार या कवि थे, जिसको इन्होंने क्या किया था, संरक्षण दिया था, अपने यहाँ आश्रय दिया था। ठीक है, दामोदर ठाकुर। इसके अलावा संग्राम शाही विवेक दीपिका तथा दिव्य निर्णय। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था, जो दामोदर ठाकुर को संरक्षण दिया था, उन्होंने क्या लिखी, संग्राम शाही विवेक दीपिका तथा दिव्य निर्णय। ठीक है ना। तो दामोदर ठाकुर को संरक्षण दिया और दामोदर ठाकुर के संरक्षण में इन्होंने क्या किया, संग्राम शाही विवेक दीपिका तथा दिव्य निर्णय। ठीक है दोस्तों, यह 2 प्रमुख ग्रंथ थे जो इनके काल में लिखे गए। तो संस्कृत भाषा के विद्वान, रस रत्नमाला 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे उसके बारे में लिखा, जिसमें हमें क्या मिलता है, राजनीतिक और साहित्यिक इनके जानकारी मिलती है। इसके अलावा दामोदर ठाकुर को इन्होंने संरक्षण दिया। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि यह स्वयं तो ज्ञानी थे ही थे, साथ ही साथ यह ज्ञानियों के संरक्षणकर्ता भी थे। विद्वान होने के साथ साथ विद्वान प्रदाता या विद्वान आश्रयदाता भी थे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम, जैसे राजा भोज के बारे में बोला जाता है कि उनके जाने से क्या हो गया था, इनके जाने से क्या हो गया था, एक तरीके से मतलब इनके जाने से दोनों ही निराश्रित हो गए थे। ठीक है ना, मतलब साहित्य और साहित्यकार दोनों ही निराश्रित हो गए थे या विद्वान निराश्रित हो गए थे। ठीक है ना। इसी तरीके से यह थे कि यह स्वयं तो इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की ही की, इसके साथ साथ क्या किया, इन्होंने अपने यहाँ प्रमुख विद्वानों को आश्रय भी दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इनके साहित्य के बारे में बता सकते हैं। इस तरीके से हमारे संग्राम साहब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपसे 5 मार्क्स में भी इनकी किसी एक विशेष उपलब्धि पूछ सकते हैं कि आप इनके साहित्य के बारे में बताइए, या इनके आप स्थापत्य के बारे में बताइए, साथ ही साथ राज्य विस्तार के बारे में बताइए, या फिर राजनीतिक उपलब्धियां पूछ सकते हैं। इसके अलावा 11 मार्क्स में पूरा ही पूछ सकते हैं कि इनके ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो हमें इतने रीजन वाइज बांट कर कि इनका साहित्य में यह योगदान था, मुद्रा लिपि में यह योगदान था, इन्होंने इस तरीके के सिक्के जारी किए जिसमें इन्हें पुलस्त्यवंशी कहा गया, साथ ही साथ इनकी प्रारंभिक विजय बता सकते हैं या प्रारंभिक राज्यारोहण की किस तरीके से है, अपने पिता की हत्या करके बैठे किस पर, सिंहासन पर। साथ ही साथ इनके हम क्या बता सकते हैं, कूटनीति बता सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें बघेल शासकों के साथ, गुजरात शासकों के साथ ही साथ लोधी वंश के शासकों के साथ क्या किए, अच्छे संबंध स्थापित किए, एक तरीके से कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो 11 मार्क्स में बिल्कुल पूछा सकता है। गोंडवाना रियासत से यदि 2 प्रश्न बन सकते हैं तो एक आपके रानी दुर्गावती और साथ ही साथ आपके संग्राम शाही, इन 2 व्यक्तियों के बारे में 11 मार्क्स से प्रश्न बन सकते हैं। तो हमें इनकी सभी उपलब्धियां बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। अब बात करते हैं हम दलपत शाह। ठीक है ना, दलपत शाह के बारे में।
तो दलपत शाह कौन थे? सबसे पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं। 1553 से 1550, 1553 से 1550 दलपत शाह का कार्यकाल था। अब यह कौन थे? सबसे पहले संग्राम शाह के पुत्र थे, ठीक है ना। संग्राम शाह के पुत्र कौन थे? दलपत शाह, ठीक है। महाराजाधिराज श्री राजा की इन्होंने उपाधि धारण की, ठीक है। अब यदि इनकी उपाधि की बात की जाए तो इन्होंने किसकी उपाधि? महाराजाधिराज श्री राजा, ठीक है। तो महाराजाधिराज श्री राजा की उपाधि किसने धारण की? दलपत शाह ने। और इसके अलावा महत्वपूर्ण क्या है कि इन्होंने राजधानी सिंगौरगढ़ किले में स्थानांतरित की, ठीक है ना। इन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित की? सिंगौरगढ़ के किले में स्थानांतरित कर ली, ठीक है ना। सिंगौरगढ़ के किले में इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी स्थापित कर ली। इसके अलावा शासन के 7वें वर्ष में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मतलब इनकी हम देख रहे हैं 43 से 50, तो शासन के मात्र 7वें वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा बघेल वंशीय रामचंद्र देव व चंदेलों के साथ इनके संबंध थे, ठीक है ना, अच्छे संबंध थे। तो बघेल वंशीय रामचंद्र देव व चंदेलों के साथ इनके क्या थे? संबंध थे। तो कहीं ना कहीं बघेल वंश और आपके बुंदेला वंश दोनों के साथ इनके क्या थे? चंदेल या बुंदेलखंड के जो शासक थे चंदेल और बघेल वंश, इनके साथ इनके क्या थे? अच्छे संबंध थे। इसके अलावा सहिष्णु शासक थे, ठीक है ना। या क्या थे? सहिष्णु शासक थे, ठीक है। सहिष्णु शासक थे। और संत कपूर जो थे इनके शासनकाल में आए थे, ठीक है ना। जो संत कपूर थे वह इनके शासनकाल में आए थे। तो बघेल वंशीय रामचंद्र देव व चंदेलों के साथ इनके क्या थे? अच्छे संबंध थे। हम बता सकते हैं, बाकायदा आपसे 5 मार्क्स में भी पूछा सकता है, दलपत शाह पर टिप्पणी कीजिए, और 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो 3 और 5 मार्क्स दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बता देंगे, सबसे पहले संग्राम शाह के पुत्र थे, कार्यकाल इतने से इतना था। महाराजाधिराज श्री राजा की इन्होंने उपाधि धारण की। राजधानी इन्होंने सिंगौरगढ़ किले में स्थानांतरित की। शासन के 7वें वर्ष में इनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा बघेल वंशीय जो रामचंद्र देव थे वह चंदेलों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, ठीक है ना, मधुर संबंध थे इनके। मधुर संबंध थे, ठीक है दोस्तों। मतलब जिस तरीके से संग्राम शाह ने क्या किया था, इन्होंने अन्य राजा, बघेल वंशीय राजा, आपके गुजरात के शासक राजा या अन्य राजाओं के साथ जो आपके लोधी शासक थे उनके साथ अच्छे संबंध थे, उसी तरीके से अपने पिता के समान इन्होंने क्या किया था? रामचंद्र देव व चंदेलों के साथ अच्छे संबंध थे। और यह सहिष्णु शासक थे। साथ ही साथ संत कपूर इनके शासन में या इनके राज्य में रहते थे। संत कपूर इनके शासन में रहते थे। तो इस तरीके से हम दलपत शाह के बारे में बता सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण रानी दुर्गावती, ठीक है ना। रानी दुर्गावती हम छोटे से ही इनके बारे में सभी लोग पढ़ते आए हैं। रानी दुर्गावती कौन थी, किस तरीके से अकबर के साथ इनका युद्ध हुआ, ठीक है ना, किस तरीके से इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, इनका राज्य कितना फेमस था, इनके राज्य के वैभव के चर्चे कहाँ कहाँ तक थे, ठीक है ना, किस तरीके से इन्हें वीरता से युद्ध करते हुए अपने बलिदान दिए। तो रानी दुर्गावती के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। रानी दुर्गावती, गोंडवाना रियासत संबंध। सबसे पहले इनका कार्यकाल 1550 से 1564, ठीक है ना। कार्यकाल क्या है? 1550 से 1564। अब सबसे पहले 1550 दलपत शाह की असमय मृत्यु, ठीक है ना। 1550 में दलपत शाह की क्या हो गई? असमय मृत्यु हो गई। जो दलपत शाह हम अभी पढ़ रहे थे उनकी क्या हो गई? असमय मृत्यु। तो वीर नारायण की अल्पायु के कारण क्या हुआ? यह इनकी संरक्षिका बनी, ठीक है ना। क्या हुई? संरक्षिका बनी। देखिए, सबसे पहले संग्राम शाह, उनके पुत्र कौन हुए? दलपत शाह। अब दलपत शाह का विवाह किसके साथ हुआ? रानी दुर्गावती के साथ, ठीक है ना। तो दलपत शाह का विवाह किसके साथ हुआ? रानी दुर्गावती के साथ। तो दलपत शाह इनके कौन हुए? रानी दुर्गावती के पति, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। दलपत शाह कौन है? रानी दुर्गावती के पति, ठीक है ना। अब इनका जो पुत्र था उसका नाम क्या है? वीर नारायण, ठीक है ना। दलपत शाह और रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या है? वीर नारायण। तो दलपत शाह और रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम वीर नारायण। अब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि 7 साल की
जब हमने दलपत शाह के बारे में पढ़ा था तो 7 साल में ही इनको क्या हुआ था, सिंहासन आरोहण के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। इनकी बीमारी कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि दलपत शाह के असमय मृत्यु के कारण क्या हुआ, अब इनका जो पुत्र था वीर नारायण, एकमात्र पुत्र था, भाई क्या था, छोटा था, ठीक है ना, छोटा ही था। तो इस कारण से क्या हुआ कि रानी दुर्गावती स्वयं उसकी संरक्षिका बनकर क्या करने लगी, शासन चलाने लगी, ठीक है ना, उसकी संरक्षिका बनकर शासन चलाने लगी। अब राजधानी चौरागढ़ का किला, ठीक है ना, हमने देखा दलपत शाह कहाँ ले गए थे, सिंगौरगढ़, लेकिन यह सिंगौरगढ़ से कहाँ लेके आए हैं, चौरागढ़, ठीक है ना। सिंगौरगढ़ से यह कहाँ लेके आए हैं, आपका चौरागढ़। देखिए कई बार प्री में प्रश्न इस तरीके से भी पूछते हैं कि किसने राजधानी कहां स्थानांतरित किया, इसकी राजधानी कहां पर थी, ठीक है ना। तो हमें याद रखना होगा सिंगौरगढ़ कौन लेके गए, आपके दलपत शाह जी, दलपत शाह, ठीक है ना। और रानी दुर्गावती चौरागढ़, ठीक है ना, चौरागढ़ कौन लेके आया, रानी दुर्गावती। तो हमें यह याद रखना होगा, ठीक है। सिंगौरगढ़ कौन लेके आया, दलपत शाह, और चौरागढ़ दुर्गावती, ठीक है दोस्तों। तो राजधानी चौरागढ़ का किला। अब बाज बहादुर मालवा के शासक को हराया। अब क्या था कि मालवा का जो शासक था बाज बहादुर, उसने क्या सोचा कि एक महिला शासन कर रही है और दलपत शाह की मृत्यु हो गई है, तो उसने क्या किया कि रानी के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। उसने सोचा कि रानी को तो हम हरा ही देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि रानी ने अपनी वीरता का परिचय दिया और उन्होंने क्या कर दिया, आपके जो बाज बहादुर थे, रानी रूपमती वाले बाज बहादुर है, जो रानी रूपमती और बाज बहादुर हम मांडू किले में पढ़ते हैं, वही बाज बहादुर है। तो बाज बहादुर को इन्होंने हरा दिया, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि बाद में बाज बहादुर की बहुत हंसी भी हुई कि एक महिला के माध्यम से या महिला के हाथों यह हार गए, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, बाज बहादुर की बाद में बहुत हंसी भी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा गोसाई विट्ठल दास का आगमन हुआ, जो विट्ठलनाथ थे या विट्ठलनाथ स्वामी थे, ठीक है ना, गोसाई विट्ठलनाथ, इनका आगमन रानी दुर्गावती के शासनकाल में हुआ, जिसके बाद इनसे बहुत प्रभावित भी हुई तथा साथ ही साथ इन्होंने जो गोसाई थे उनसे क्या किया था, इस धर्म की या इस उन्होंने संप्रदाय की दीक्षा भी ली थी, ठीक है ना। तो गोसाई विट्ठल दास का आगमन हुआ। प्री में प्रश्न पूछ सकते हैं रानी दुर्गावती के समय किस संत का आगमन हुआ, वह आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको याद रखना होगा कि गोसाई विट्ठल दास थे, उनका आगमन रानी दुर्गावती के शासनकाल में हुआ, ठीक है ना। गोसाई विट्ठल दास का आगमन रानी दुर्गावती के शासनकाल में हुआ, ठीक है। बाज बहादुर को इन्होंने हराया था। अब इनकी बात की जाए तो कुशल प्रशासक के रूप में, ठीक है ना, अब हम इनके वर्णन की बात कर रहे हैं। तो कुशल प्रशासक के रूप में यह क्या थी, विदुषी, सहिष्णु एवं कुशल प्रशासक योद्धा, ठीक है ना। कुशल प्रशासक के रूप में इनकी क्या ख्याति है, सबसे पहले विदुषी, पढ़ी लिखी थी, ठीक है, पढ़ी लिखी थी, विदुषी ज्ञानी थी, सहिष्णु थी, ठीक है ना। इन्होंने अपने शासनकाल में मुस्लिम जो इनके कई सेनापति मुस्लिम भी थे, साथ ही साथ जो इनकी प्रजा थी उसमें इन्होंने मुस्लिम प्रजा के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया। तो कुशल प्रशासक किस रूप में थी कि विदुषी थी, साथ ही साथ सहिष्णु थी एवं कुशल प्रशासक और योद्धा थी। अब इनके जो मैं पहले ही बता रहा हूं, सहिष्णु में इन्होंने क्या किया, जो शख्स खां मियाना, ठीक है ना, शख्स खां मियाना तथा खान जहां उकीत, ठीक है ना, यह इनके मुस्लिम सैन्य अधिकारी थे। तो कहीं ना कहीं सेना की कमान आप यदि मुस्लिम सैन्य अधिकारियों को दे रहे हैं, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है, तो कहीं ना कहीं भाई आपका क्या दिखाता है कि आप सहिष्णु हैं, आपके लिए हिंदू मुस्लिम एक समान है, मुस्लिमों के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं या शंका का भाव नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह सहिष्णु थी। तो हम याद रख लेंगे कि शम्स खां मियाना तथा खान जहां उकीत इनके मुस्लिम सैन्य अधिकारी थे। इसके अलावा संरक्षक की बात की जाए तो इन्होंने, देखिए सबसे पहले अब इनका क्या होगा, सहिष्णुता। अब विदुषी तथा इन्होंने क्या किया, विभिन्न विद्वानों को संरक्षण दिया, ठीक है ना। तो उन संरक्षण में इन्होंने महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर और नरहरि महापात्रा, इनको इन्होंने क्या दिया है, संरक्षण दिया, ठीक है। इन्होंने इनमें क्या दिया है, संरक्षण दिया। महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर और नरहरि महापात्रा,
को इन्होंने क्या दिया है, संरक्षण दिया है। ठीक है, संरक्षण दिया है महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर और नरहरि महापात्रा को। तो हमें इनके नाम याद रखने होंगे कि इनके शासनकाल में कौन से कवि थे या कौन से महान विद्वान थे जो इनके संरक्षण काल में या संरक्षण में रहते थे। तो महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर और नरहरि महापात्र का नाम हमें याद रखने की जरूरत है। अब इसके अलावा धर्मपरायण, पहले भी बता चुका हूं कि वल्लभ संप्रदाय में इन्होंने क्या लिया था, दीक्षा ली थी। जो विट्ठल दास थे वह किसके थे, अष्टछाप के जो जहाज थे उनमें से एक प्रमुख कौन थे, विट्ठल दास। ठीक है ना, अष्टछाप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा भक्ति आंदोलन में। तो विट्ठल दास को इन्होंने दान दिया था, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी, स्वयं उसमें दीक्षित हुई थी। ठीक है ना, वल्लभ संप्रदाय में क्या हुई थी, दीक्षित हुई थी। तो बता देंगे कुशल प्रशासक थी, इसके अलावा सहिष्णु थी, संरक्षक थी और धर्मपरायण में वल्लभ संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली थी और विट्ठल दास को इन्होंने क्या दिया था, दान दिया था। ठीक है ना, धर्मपरायण थी और विट्ठल दास को इन्होंने क्या किया था, दान दिया था। अब हम बात करेंगे मधुकर शाह के बारे में। ठीक है ना, 1576। देखिए, जो अकबर और महारानी का युद्ध है आप सभी ने पढ़ा होगा। कोशिश करके यदि जब हम मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान या मध्य प्रदेश की प्रमुख महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो हम अकबर और उनका युद्ध बता देंगे। शॉर्ट टर्म में आप सभी को पता है, आसफ खां था जो अकबर का सेनापति था। वह महिला क्या हुआ कि अकबर को जब इनकी समृद्धि का ज्ञान हुआ तो उन्होंने आसफ खां को भेजा युद्ध करने के लिए, और जिसमें क्या हुआ था कि रानी पराजित हुई थी, लड़ते हुए न स्वयं को वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, कभी हम इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। अभी हम इनकी मुख्यतः प्रशासन के बारे में चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, अब मधुकर शाह। तो 1576 में पिता चंद्रशाही की हत्या कर गद्दी पर बैठे। ठीक है ना, 1576 में पिता चंद्रशाही की हत्या कर गद्दी पर बैठे मधुकर शाह। मुगल शासक के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने वाला पहला गौंड शासक, मतलब पहले गौंड शासक थे जिन्होंने क्या किया था, मुगल शासन के प्रति कृतज्ञता या फिर उनके सामने समर्पण किया था या उनको अपने अधीन माना था। ठीक है ना, उनको क्या माना था, अधीन माना था। तो मधुकर शाह। ठीक है ना, मधुकर शाह। तो मधुकर शाह, इसके अलावा बघेलखंड के सिंहवाड़ा, धरहर, मुंडा, मनोरा आदि पर आधिपत्य का इनका वर्णन मिलता है। तो बघेलखंड के जो सिंहवाड़ा, धरहर नामक जगह है, मुंडा और मनोरा, ठीक है ना, इन पर इनके आधिपत्य का हमें वर्णन मिलता है। 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है मधुकर शाह के बारे में, तो हम बता देंगे। ठीक है ना, अभी आपको अन्य वंशों में मधुकर शाह मिलेंगे, हमें याद रखना है। जिसमें यदि देखिए मधुकर शाह आता है, आपको आगे बताऊंगा, यदि विशेष तौर पर लिखा आता है गोंडवाना या गोंड शासक मधुकर शाह, तब हमें इनके बारे में बताना है। अब हृदय शाह। ठीक है, तो प्रेम शाह का पुत्र, ठीक है, प्रेम शाह के पुत्र कौन थे, हृदय शाह। तो प्रेम शाह का पुत्र युवावस्था से ही मुगल दरबार में इन्होंने सेवा की थी। ठीक है ना, प्रेम शाह का पुत्र युवावस्था से ही क्या किया था, मुगल दरबार में सेवा की। ठीक है, राजधानी परिवर्तन सतपुड़ा से 20 किलोमीटर दूर रामनगर। ठीक है ना, अब पूछा जा सकता है कि रामनगर राजधानी कौन से शासक लेके गए, तो हमें बताना होगा कि रामनगर कौन लेके गए, हृदय शाह। ठीक है ना, तो हृदय शाह ने क्या किया था, रामनगर राजधानी क्या किया था, रामनगर राजधानी लेके गए थे इन्होंने स्थापित। जब हम रामनगर का संस्कृत अभिलेख पढ़ते हैं ना, तो रामनगर के हम क्या पढ़ते हैं, यादव राय से हृदय शाह तक। तो रामनगर इन्होंने, तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि रामनगर कौन लेके गए, आपके हृदय शाह। ठीक है, बाहर से कुशल मजदूर और पंसारियों को बसाया इन्होंने, फिर राजधानी बसाई तो बाहर से इन्होंने क्या किया, मजदूर और पंसारी लोग होते हैं जो, उनको बसाया। कुशल गायक, कला का आश्रयदाता। ठीक है, कुशल गायक थे और कला के आश्रयदाता थे। ठीक है, संगीत के 2 ग्रंथ। अब देखिए इनके सबसे महत्वपूर्ण इनसे ग्रंथ पूछे जा सकते हैं कि हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश इन्होंने लिखे। तो ठीक है, हृदय आप याद भी कर लेंगे, हृदय शाह नाम से है तो इनके नाम में हृदय है। तो हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश किसने लिखा, आपके हृदय शाह ने। दरबार में कमला दत्त ठाकुर और विष्णु दीक्षित, वैद्यनाथ दीक्षित आदि थे। अब इसके अलावा देखिए स्वयं इन्होंने हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश लिखे, इसके अलावा यह कला के आश्रयदाता भी थे। तो कमला दत्त ठाकुर,
विष्णु दीक्षित और वैद्यनाथ दीक्षित प्रमुख जो कवि थे वह इनके दरबार में रहते थे। तो दरबार में कमलादत्त ठाकुर, विष्णु दीक्षित और वैद्यनाथ दीक्षित रहते थे। उनकी रानी द्वारा बघेलिन महल, रामनगर भवन आदि का निर्माण करवाया गया। ठीक है ना, इनकी जो रानी थी इनके द्वारा क्या, बघेलिन महल और रामनगर भवन का निर्माण करवाया गया। इस तरीके से हम हृदय साय के बारे में बता सकते हैं। फिर आपका लास्ट महत्वपूर्ण जो है आपके गोंडवाना रियासत में निजाम शाह। ठीक है ना, तो 1749 में गद्दी पर बैठे। पुत्र कौन थे, सुमेर शाह या समीर शाह। इन्होंने, निजाम शाह ने क्या किया, एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है ना, शिव मंदिर का इन्होंने एक निर्माण करवाया। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष, ठीक है ना, गजेंद्र मोक्ष लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित द्वारा। ठीक है, फिर सिंगौड़गढ़ दुर्ग, शिलालेख मंदिर गणेश। ठीक है, शिलालेख मंदिर गणेश। इसके अलावा रामनगर दुर्ग, मोती महल, रानी महल, रावत कोठियां और बाजना मठ, बैठक भैरव, अन्य नाम संग्राम शाह और मदन महल। ठीक है ना, ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अब इसके बाद हम बात की जाए, ठीक है ना, कि जो गजेंद्र मोक्ष नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित द्वारा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपके निजाम शाह खत्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, निजाम शाह आपके खत्म होते हैं। पुत्र समीर शाह और शिव मंदिर का निर्माण करवाए। अब बात की जाए गजेंद्र मोक्ष, तो लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित द्वारा लिखा गया। इसके अलावा सिंगौरगढ़ का जो किला है या शिलालेख मंदिर गणेश है। इसके अलावा रामनगर दुर्ग है, उसमें क्या है, मोती महल स्थित है, रानी महल स्थित है और राम भगत की कोठियां स्थित हैं। इसके अलावा बाजना मठ को क्या कहते हैं, बैठक भैरव, या अन्य नाम क्या बोलते हैं, संग्राम शाह द्वारा बनवाया गया। तो बाजना मठ किसके द्वारा, बैठक भैरव इसका अन्य नाम है, और संग्राम शाह द्वारा मदन महल। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी गोंडवाना रियासत आज समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी वहाँ के प्रमुख ग्रंथ क्या थे, प्रमुख शिलालेख क्या थे। अगले सेशन में हम एक नई रियासत के साथ आएंगे। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।